and today we will do the topic check जो चैप्टर 5 का था। कल हमने यहीं से छोड़ा था और यहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे चेक से। लेट्स वेट फॉर एवरीवन, सब आ जाएं तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्विज सैटरडे को होगा सैदुल्ला, ठीक है। और उसमें आपके ये 9 चैप्टर्स जो हैं उन्हीं से रिलेटेड क्विज होगा। उसी में से मेरा ख्याल है 20 क्वेश्चंस आएंगे और आपको विद इन द टाइम उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वेट नहीं करना, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। ये इस इंतजार में नहीं बैठे रहना कि एक नहीं हो रहा तो दूसरा कर लेंगे, वो टाइम निकल जाएगा फिर, ठीक है। तो क्विज आपने विद इन टाइम, मेरा ख्याल है 20 MCQs होते हैं तो आपके पास टाइम भी 20 मिनट्स का ही होता है। 20 मिनट्स के अंदर ही आपने अपना क्विज कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन आप लोग क्विज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देखते रहिएगा। जब भी टाइम मिला आपने उसको फौरन फौरन क्विज को अटेम्प्ट कर लेना है। ये वन टाइम आपका क्विज होगा। अगर आपने एक दफा उसके ऊपर क्लिक कर दिया लिंक के ऊपर, उसके बाद दोबारा ये नहीं ओपन होगा, सिर्फ नंबर ही फिर शो होंगे, ठीक है। यानी अपना इंटरनेट उस टाइम पे ये लोग क्विज करना जब आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा हो। ऐसा नहीं कि एकदम से इंटरनेट बंद हो गया और आप लोग बीच में थे और बीच में ही रह गए, ठीक है। तो आधा अधूरा काम नहीं करना, फुल काम करना है। सही जब आपका इंटरनेट ठीक होगा तब आपने करना है। ये इसकी वेटेज जो होती है हमजा, 10 वेटेज होती है। 20 MCQs होते हैं तो इसकी वेटेज 10 लगती है, ठीक है, 10 की लगती है। हाँ जी बिल्कुल, कल से टाइम शुरू हो जाएगा तो आप लोगों ने देखना शुरू कर देना है। जब आप लोगों का लिंक पे क्लिक हो पाए तो इसका मतलब है कि आप क्विज कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस मिस हो जाए तो वर्कशॉप फेल होती है, और वर्कशॉप फेल हो जाए तो फिर फाइनल्स में उसके मेरे ख्याल है नंबर कम लगते हैं या कुछ मसला हो जाता है। तो अल्लामा इकबाल से डायरेक्ट फोन करके भी पूछ लीजिएगा, और अभी थोड़ी देर में अगर आपके कोऑर्डिनेटर आते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये वाली बात। वर्कशॉप अगर आपकी मिस हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा, ये वाली बात आप अपने जो कोऑर्डिनेटर आएंगे सर उनसे लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिनकी वर्कशॉप्स मिस हुई हैं वो इस बुक को थोरली पढ़ लें, और उनको बहुत चीज़ें जो है वाजिया हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि चैट बॉक्स में ही पिछली क्लास की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आ रही होती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यों नहीं शो होती, बट मुझे तो हो जाती है शो, आवाज़ भी आ रही होती है, सब ठीक होता है। तो या तो उसमें आप लोगों के इंटरनेट का मसला होगा, या फिर आप लोगों ने उसमें माइक्रोसॉफ्ट को अलाउ नहीं किया होता। जैसे कहते हैं ना, शुरू में कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें वो आपसे पूछते हैं, इजाजत लेते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जाके परमिशंस में अलाउ करेंगे तो वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और शो भी होना शुरू हो जाएगी।
हाँ, तो डाउनलोड भी हो जाएगी और आवाज भी आएगी और शो भी होगी। तो इसलिए आपको मेरा ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जो अलाउ करनी होती हैं, परमिशंस होती हैं जो अलाउ करनी होती हैं, उसके बाद आप लोगों को ये चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है, चलें जी, सारे स्टूडेंट्स तकरीबन आ ही गए हैं, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, खास तौर पे मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनको मैं लॉबी से एंटर कर रही हूँ क्लास में, उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी जो लॉबी में चले जाते हैं। अलामा इकबाल ने जो आपको आईडी पासवर्ड दिया है, उस आईडी पासवर्ड से आप लोग क्लास में एंटर हुआ करें, अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, फिर 2 घंटे बैठने का फायदा नहीं है ना। अगर आप लोग क्लास में आ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो फिर सही तरीके से एंटर हो जाए क्लास में, ताकि आपकी अटेंडेंस तो कम से कम मार्क हो ना। ठीक है, हाँ जवेरिया, आपने फिर अलाउ किया होगा ना हर चीज को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। इस तरह से आप लोग बाकी सारे भी अलाउ करें, ताकि आप लोगों को पिछले दिन की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मिल जाया करें। आराम से मिल जाती हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बस थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी होंगी, और सेटिंग चेंज करेंगे तो डाउनलोड भी होगी, आवाज भी आएगी, और वीडियो भी, ये जो चैप्टर है ये भी शो होगा। ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नो, नॉट नॉट एट ऑल जुनैद, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता नहीं आप लोगों को किसने कहा है कि ये रेड डॉट से आप लोग ऑनलाइन शो होंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, रेड डॉट की आप लोग फिक्र ना किया करें। बस जाके आपने अपनी सेटिंग से ऑफलाइन से ऑनलाइन होना होता है, दैट्स इट। अदरवाइज आप एलएमएस से एंटर हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, इट इज मोर देन इनफ। आप लोगों को आके यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम और प्रेजेंट और ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चीजें करने की रेड डॉट वाली जरूरत नहीं है। पता नहीं आप लोगों को किसने ये वहम डाल दिया या खतरा डाल दिया है कि अगर आप लोगों का रेड डॉट नहीं आएगा या ग्रीन आएगा या कुछ भी आएगा तो आप लोग ऑनलाइन नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है, आप सबको आवाज आ रही है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना था चेक के ऊपर बात। ये क्या होता है चेक? चेक जो आप लोग बैंक में जाके लिखते हो और जाके बैंक वाले को देते हो, इसका क्या मकसद होता है, क्या होता है चेक? चेक इंस्ट्रूमेंट है क्लियर और ट्रांसफर करने के लिए, डॉक्यूमेंट टू मेक पेमेंट। ठीक है, चेक इज एसेट मीडियम टू विड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है पे थ्रू बैंक। चलो अच्छा, देख लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में आपका जो चेक है वो एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी है जिसके थ्रू आप लोग पेमेंट्स कर सकते हो किसी और बंदे को, और थोड़ली बैंक से करोगे। उसके लिए आपको ट्रांसफर वगैरह किस तरह करना पड़ेगा, आपको इन पर्सन बैंक के अंदर जाना पड़ेगा और जाके अपना जो चेक है उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी, मतलब एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके ऊपर आप सिर्फ लिखते हो कि कितने पैसे चाहिए या कितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और पार्टी को, किसी और बंदे को। तो वो किसके थ्रू हो सकता है? चेक के थ्रू हो सकता है, और उस पर सिर्फ आपको अमाउंट लिखनी होती है। Check is a bill of exchange drawn on a specific bank and not expressed to be payable otherwise than on demand.
ये चेक जो है सिर्फ और सिर्फ डिमांड के ऊपर आप लोग चेक निकालते हो और चेक देते हो, ऐसा है कि नहीं? जब आप लोगों को जरूरत होती है, एक बड़ी अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है किसी और बंदे को, तो आप क्या करते हो, एक ऑन डिमांड आप वो पैसे लिखते हो और आप बैंक में जाके किसी और पार्टी के हैंड ओवर कर देते हो या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। जैसे अगर आपने कोई घर खरीदा है, तो घर खरीदने के लिए आप बहुत बड़ी अमाउंट बैंक से निकालोगे नहीं, बल्कि क्या करोगे, बैंक में जाओगे और अपना जो चेक आपने बड़ी अमाउंट का लिखा होगा, लेट से 1 करोड़ का लिखा है आपने, तो वो 1 करोड़ डायरेक्ट आपके आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। या अगर आप इन कैश भी देते हो, तो कैश आप पहले अपने अकाउंट में डलवाओगे और चेक के थ्रू आप क्या करोगे, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पार्टीज टू अ चेक कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होता है ड्रॉर। ड्रॉर क्या होता है? अ ड्रॉर इज अ पर्सन हु ड्रॉज check upon a bank. He is account holder of the bank who uses a check to withdraw amount from its account. The one who signed the check is drawer who directed the bank to pay certain amount. Let's say मेरा अकाउंट है HBL में, मैं क्या करती हूँ, मैं HBL का चेक जो है अपने अकाउंट के, मैं चाहती हूँ कि मुझे कैश में पैसे मिल जाए, तो मैं बैंक में जाऊंगी, चेक लिखूंगी और बैंक को हैंड ओवर करूंगी, उसके बदले, चेक के बदले में वो मुझे कैश दे देंगे। ठीक है, मैं कौन हुई? जिसने साइन किया चेक के ऊपर, जिसने जिसका अकाउंट था, जिसने बैंक को दिया। मैं कौन हुई? मैं ड्रॉर हुई। और ड्रॉई कौन होता है? अ ड्रॉई इज द ब्रांच ऑफ बैंक अपॉन विच चेक इज ड्रॉन फॉर पेमेंट। ऐसी ब्रांच बैंक की जहां पे मैं लेकर जाऊंगी, अपना चेक लेकर जाऊंगी और वहां पे जाके पेमेंट के लिए चेक उनको हैंड ओवर करूंगी। तो मैं क्या हुई? मैं ड्रॉई हुई। ठीक है, इट इज द पार्टी टू whom कस्टमर्स ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक अमाउंट इन द नेम ऑफ पर्सन रिटन ऑन चेक और टू द बेरर ऑफ चेक। पेई कौन होता है? A payee is a person who receives the payment from bank against check. ऐसा बंदा जिसको पेमेंट मिलती है बैंक से उस चेक के बदले में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेई बोलेंगे। ठीक है, ही माइट बी ड्रॉर इफ इटसेल्फ। अब मैं खुद ड्रॉर भी हो सकती हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं पेई भी हो सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने चेक के ऊपर साइन किए हैं, ठीक है, और चेक मैंने बैंक को दे दिया है, तो मैं क्या हुई? मैं ड्रॉर हुई। और बैंक क्या हुआ? ड्रॉई हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे पेमेंट की है। अब जब मुझे उसने पेमेंट कर दी है, मैं रिसीव कर रही हूँ पेमेंट, हो सकता है कि मैं ही पे हूँ, हो सकता है कि कोई और जिसको मैंने पैसे दिए थे, जिसके मैंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, वो पैसे रिसीव करे, तो वो पे होगा। ठीक है, बात समझ में आई है? अगर जब बैंक पैसे देता है उस चेक के अगेंस्ट में, तो जो बंदा उस पैसे को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं। ठीक हो गया। होल्डर कौन होता है? जो जिसके पास लीगल अथॉरिटी होती है उस चेक को रिसीव करने की, उसको हम होल्डर बोलते हैं। वो बंदा वो खुद भी हो सकता है जिसने चेक साइन किया है, या वो जो दूसरा जिसके साथ हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पास अगर चेक पहुंच गया है, वो भी होल्डर हो सकता है। ठीक है, इंडोर्सर क्या होता है? इंडोर्सर इज द पर्सन हु ट्रांसफर्स द राइट ऑफ चेक टू अदर। जैसे अगर मैं अपना चेक लिखती हूँ और मैं अपनी दोस्त को दे देती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ कि तुम ये जो चेक है इसको जाके ट्रांसफर कर दो, तो वो कौन होगा? इंडोर्सर होगा। इंडोर्सी कौन होता है? इंडोर्सी वो वाला बंदा होता है जो उस चेक का राइट ट्रांसफर करने का हक रखता हो, उसको हम इंडोर्सी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं चेक के? चेक के एलिमेंट, सबसे पहले कि आपने बैंक का नाम लिखना है। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में चेक राइट किया हो, लिखा हो, तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर, चेक के ऊपर क्या क्या चीजें लिखी हुई होती हैं, या क्या क्या मालूमात, इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। सबसे पहले बैंक का नाम लिखा होता है चेक के ऊपर, और चेक नंबर लिखा होता है। उसके बाद जिस बंदे का चेक है, जिस बंदे का अकाउंट है, ठीक है, वो चीज लिखी होगी। और उसके बाद डेट लिखने का उन्होंने ऑप्शन दिया होगा।
उसके बाद जो पैसे आपने पे करने हैं उनको आपने फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। इसके अलावा जो अकाउंट नंबर है वो प्रिंट होकर उस मतलब प्रिंटेड होता है उस चेक के ऊपर, ठीक है। और एंड में आपका जो अकाउंट होल्डर का नाम है ना वो लिखा होता है और जहाँ पे आपने साइन करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं वैलिड चेक की कि चेक मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ओरल ऑर्डर जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जो चेक है वो आपका किस जो स्पेसिफिक ब्रांच है वहीं पर जहाँ पे उस बंदे का अकाउंट है वो वाला बैंक का लाजमी कोई ना कोई ब्रांच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उस ब्रांच में ही जाके आपने चेक को इशू करवाना है या जो भी आपने विड्रॉ करवाना है, ठीक है। चेक कैन नॉट बी पेएबल कंडीशनली, कोई अनकंडीशनल कंडीशनली कोई नहीं होता, अनकंडीशनल इस तरह से हम कह सकते हैं। अनकंडीशनल अमाउंट हम उस चीज के ऊपर लिख सकते हैं। चेक कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर एंड डेट, डेट और सिग्नेचर के बगैर चेक जो है वो वैलिड नहीं समझा जाता। आपने लाजमी डेट लिखनी है, आपने लाजमी उसके ऊपर साइन करने हैं, ये उसकी वैलिडिटी बताता है, ठीक है। लाजमी तभी एक्सेप्ट होगा। अच्छा, वैलिडिटी चेक की कौन सी होती है कि जब आपने जो डेट डाली है ना उस डेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे अब लेट से आज फर्स्ट है तो अगर मैं चेक लिख रही हूँ तो मैंने कल अगर जाके बैंक में पैसे जमा करवाने हैं या किसी को ट्रांसफर करवाने हैं तो मैं आज की डेट नहीं लिखूंगी क्योंकि आज का टाइम गुजर चुका है। अब मैंने चेक अभी लिखना है तो मैं डेट कल की डालूंगी, 1 अगस्त नहीं लिखूंगी, 2 अगस्त लिखूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो ड्रॉर है, जैसे हमने अभी ड्रॉर की बात की थी, मस्ट डायरेक्ट द बैंक फॉर द मोड ऑफ पेमेंट दैट इज बाय मेकिंग द चेक बेयरर क्लोज्ड और ऑर्डर। हमने लाजमी बताना है जिसके नाम पे वो चेक होगा वो लाजमी बताएगा कि ये क्रॉस चेक है, ये ऑर्डर चेक है या फिर बेयरर चेक है। अब उसके आगे हम देख लेते हैं ऑर्डर चेक, ओपन चेक और बेयरर चेक होता क्या है। 4 किस्म की आपके चेक की टाइप्स होती हैं। पहला होता है आपका ऑर्डर चेक, ये आप पेएबल होता है किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर। ऑर्डर चेक जो होता है ना वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर होता है। जो पेई का नाम होता है ना वो भी क्लियरली चेक के ऊपर लिखा होता है कि ये पैसे वही बंदा रिसीव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेक बोलते हैं, ठीक है। और वो पहले उसकी आइडेंटिटी वगैरह पूछ लेते हैं कि ये वाकई में वो बंदा है या नहीं है जिसने ये पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर चेक हम उसको बोलते हैं। ओपन चेक क्या होता है, ओपन चेक इज वन अगेंस्ट विच कैश इज रिसीव्ड ओवर द कस्टमर। द होल्डर ऑफ चेक कैन रिसीव पेमेंट ऑफ ट्रांसफर टू एनी थर्ड पार्टी बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक। अगर आप चेक की बैक साइड पे साइन कर देते हो और किसी थर्ड पार्टी को आप ये असाइन कर देते हो कि वो पैसे रिसीव कर ले तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बेरर चेक क्या होता है, बेरर चेक इज द चेक विच इज paid to the bearer of the check. A bearer check does not need endorsement. उस बंदे को इस bearer check को endorsement की जरूरत नहीं होती। जिसके ना जिसको पकड़ा दिया है वो वाला जो है ना वो उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि होल्डर ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट इंचेज्ड at counter of the bank. The payment of cross check is only made by credited the amount in the account of payee whose name is written on check. क्रॉस चेक का मतलब है कि आपको हाथ में पैसे नहीं पकड़ाए जाएंगे बल्कि आपके अकाउंट में जो नाम लिखा होगा ना, जो नाम लिखा होगा उस नाम के ऊपर उस अकाउंट को पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इट विल नॉट बी गिवन टू द person who is taking the account, who is taking the check to the counter. उस काउंटर पे जाके उस बंदे को फौरन फौरन पैसे नहीं मिल जाएंगे। क्रॉस चेक का मतलब है कि वो पूरी तहकीक करके उस बंदे जिस बंदे का नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है, पेई का नाम लिखा हुआ है, उस बंदे के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 2 पैरेलल लाइंस भी बना दी जाएंगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ताकि पता लगे कि ये क्रॉस चेक है,
ठीक है, क्रॉस चेक की ये निशानी होती है कि आपने डबल लाइन इस तरह से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लगानी होती है। ठीक है, अच्छा जी, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कोई आइडिया है? ये भी हमने कल की क्लास में भी वैसे किया था, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोग बताएंगे तो। क्या है क्रेडिट क्रिएशन? कल की क्लास में हमने बड़ी डिटेल्ड में ये सारी क्रेडिट की बात की थी, लोन्स की बात की थी, तो जरा सा रिवाइज करें क्या चीज है। वेरी गुड जवेरिया, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट और बैंक क्रिएट क्रेडिट, गुड उस्मा, ठीक है, बैंकिंग फंडामेंटल्स लॉन विद मार्कर, ठीक है रियाज, गुड। ठीक, आईएमएफ और आई, ये जो हमने कल की क्लास में वर्ल्ड बैंक वगैरह पढ़ा था, आईडीबीएस नहीं होता, आईबी, गलत बोले आपने, आईडीबीएस नहीं है। अच्छा, क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन होता है आपके कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक आपको जब किसी बंदे को, किसी पर्सन को एडवांस लोन देता है, और उस पैसे को, जो पैसा दिया जा रहा है किसी कस्टमर को, वो पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि मनी सर्कुलेशन हो आपकी पूरी इकोनॉमी में, पैसा ज्यादा से ज्यादा हाथों में, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, दूसरा से तीसरे हाथों में जाए, तो मनी सर्कुलेशन के लिए जब बैंक लोन देना ज्यादा कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, और असल में जब सेंट्रल बैंक जो है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहता है, तो वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर देगा, यानी लोगों को इनकरेज करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन लोन ले बैंक से जाके। ठीक है, तो मनी सप्लाई का बहुत हाथ होता है, यानी कि बहुत आप कह सकते हो कि इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसीज में खास तौर पे उसका, मनी सप्लाई का बहुत ज्यादा हाथ होता है कि वो उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसकी वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है ना, ये खास तौर पे एक सेंट्रल पिलर होता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, और जो बैंकिंग है उसका की पोजीशन जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में देखा जा सकता है। विदाउट क्रेडिट क्रिएशन थ्रू बैंक्स, द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन अ मॉडर्न इकोनॉमी will be reduced by at least 70 to 80%। अगर क्रेडिट क्रिएशन ना हो बैंक के थ्रू, और लोग एक दूसरे से मांगना शुरू कर दें, यानी किसी फैमिली में एक दूसरे से उधार मांगना शुरू कर दें, लोन लेना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि आपकी मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन बैंक के थ्रू नहीं हो रहा, तो वो 70 to 80% आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। किस किस तरीके से आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो बैंक के थ्रू? लोन ले सकते हो, डिस्काउंटिंग बिल्स ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तीन ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, उनसे लोन्स वगैरह ले सकते हो, बैंक से पैसे ले सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या बैंक्स के रोल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? सबसे पहली बात, कैपिटल अक्यूमुलेशन, यानी कि जो बैंक्स हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कैपिटल अक्यूमुलेशन में, जिससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही होती है। आपका जो इकोनॉमी है वो असल में कैपिटल एक्यूमुलेशन से ही चल रही होती है। जैसे मैंने आपको भी बोला कि मनी सर्कुलेशन हो रही होती है, तो मनी सर्कुलेशन कब होगी, जब आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि आप कह सकते हो कि भरना या लेना कोई चीज ऐसी जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्यूमुलेशन इस चीज को हम कह सकते हैं, या एक्यूमुलेशन हम प्रोड्यूस करने को भी कह सकते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बोलें तो। अच्छा, या पैदावार जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आवाज कट रही है, सिग्नल इशू, मेरी तरफ से आवाज ठीक जा रही है, आई डोंट नो।
इस तरह सारे के सारे नेटवर्क ही खराब हैं, सिग्नल इशू सबका यही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, आई गेस इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है सबको इंटरनेट की। आई डोंट नो द रीजन, बट ये मसले चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बंद किया है। अच्छा, वो कल आप लोगों में से ही किसी ने बताया था कि पीटीसीएल का कोई मसला चल रहा है कि क्या। सेकंड बात है, और ये जिसका नहीं हो रहा मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, आप लोग रिफ्रेश करो या फिर गूगल क्रोम के बजाय फायरफॉक्स से एंटर होने की कोशिश करो क्लास में, यही कह सकती हूँ मैं। क्योंकि अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा तो लाजमी करेगा। और इंटरनेट को आप लोगों का मसला है, वो अब मैं क्या कह सकती हूँ उसमें, नेटवर्क का अगर इशू है तो। रियाज, आप कौन सी जगह पे हैं जिधर ये बारिश की बूंदों का मसला होता है? बिल्कुल हिरा, हर सब्जेक्ट का क्विज होता है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है बल्कि हर सब्जेक्ट में क्विज लाजमी होगा। आसिमा, पिछले हफ्ते मैं भी कश्मीर में गई हुई थी। एग्जाम्स 1 महीने में होंगे, कल आपको बताया था ना सर ने। बिल्कुल सिदरा, हम ये कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज इंक्रीज करना, पैदावार करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज का बढ़ना, तेज होना, उस चीज को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारा है चैनलाइजिंग फंड्स फॉर प्रोडक्टिव यूज। इसका मतलब क्या है कि आपने, जो बैंक्स है ना, बैंक क्या करते हैं, डिफरेंट चैनल्स को अप्रोच करते हैं। यानी जो अमीर लोग होते हैं अपने कस्टमर्स उनको बनाना चाहते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि अगर आप हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में अपना अकाउंट बना लें और उसमें अपने कुछ पैसे रखें तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, मतलब उनको थोड़ा सा ना अट्रैक्ट करते हैं अपने बैंक में आने के लिए, जैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही बैंक्स भी अपने हाई फाई जो कस्टमर्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लोग हमारे अकाउंट में सेविंग अकाउंट बना लें या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लें जिससे हमारे अकाउंट जो है वो भर जाए। ठीक है, और वो जब अकाउंट में पैसे आएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे तो जाहिर बात है कि वो आगे फिर किसी और को क्रेडिट क्रिएट कर सकेंगे, किसी और को पैसे आगे फर्दर दे सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो बैंक्स होते हैं उनका असल में रोल ही ये होता है कि वो ऐसे सेक्टर्स में पैसे दें, बैंक्स ऐसे सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करें, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहां पे आपकी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो जाए या आपकी इकोनॉमी ग्रूम होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, बैंक्स का एक और काम भी होता है कि उसने मार्केट एक्सपेंड करनी होती है, वही जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि हाई फाई कस्टमर्स को अप्रोच करना। जो अमीर लोग होते हैं या अमीर बिजनेसमैन होते हैं, उनको कहना कि आप अपने पैसे हमारे अकाउंट में रखवाएं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मार्केट को एक्सपेंड करना, ये सारा काम भी बैंक्स का होता है। फिर उसके बाद है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, यानी कि आप अपनी, जो बैंक्स है वो बैंक क्या करती है, आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज भी कर सकती है, यानी कि वो ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में उनको
इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, यानी अपने भी बैंक्स में वो क्या करती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, फॉरेन ट्रेड, जो जो हर चीज में देखो, जैसे अगर बाहर से आपके कंट्री में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो HBL, UBL, ABL, ये जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं अपने कस्टमर्स के लिए जो बासानी किसी और कंट्री से आपके कंट्री में पैसे ट्रांसफर कर सके। जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो देते तो अपने ही बैंक का अकाउंट नंबर है ना, तो क्या होगा कि अगर वहां से उनको पेमेंट आनी होगी वो आपके अकाउंट में आएगी। या चलो हम कोई और बात करते हैं, ये जैसे यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो बाहर के कंट्री से यानी डॉलर्स वगैरह उनके कंट्री में उनके अकाउंट में आना है, बैंक अकाउंट में, तो वो ऐसी स्कीम बैंक्स लेकर आते हैं जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे और उनके अकाउंट में पैसे आते रहें। एक और चीज मेरा ख्याल है UBL ने के नहीं, HBL वालों ने एक कार्ड बनाया जिससे ये कर सकते हैं कि आप किसी और कंट्री में जाएं, ठीक है, तो किसी और कंट्री में जाके आप वहां पे वो कार्ड इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, जिससे हर मतलब आपके अपने पाकिस्तान में बैठे हुए जो आपकी अमाउंट है वो यूज हो सकती है किसी और अकाउंट में, किसी और कंट्री में, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई है ये फॉरेन ट्रेड और इस चीज की, कि एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा कार्ड जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा कार्ड जहाँ पे आप लोग घर बैठे, मतलब किसी लेट से आप लोग दुबई में बैठे हुए, ठीक है, दुबई में HBL का कार्ड आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। वो लोग ऐसा, उन्होंने ऐसा एक कार्ड निकाला है जो बासानी विदाउट टैक्स आपके अकाउंट से पैसे, वहां पे आप शॉपिंग करते हो, वहां पे आप खाना खाते हो, जो भी करते हो, वहां पे आपकी पेमेंट कट जाएगी आराम से। ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस क्या क्या है कमर्शियल बैंक की। सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखेंगे, बैंक अकाउंट्स देखेंगे, और बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। फंक्शंस क्या क्या हैं कमर्शियल बैंक के। फंक्शंस ऑफ बैंक में आपके कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और कुछ आपके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। जो लोग आप लोगों में से कोई बैंक में जॉब कर रहा होगा उनके लिए तो बहुत आसानी होगी क्योंकि उनका डेली का काम ही ये है, और उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़रा ज़्यादा सही तरीके से पता होगा, मालूम होगा कि लोन्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, चेक्स किस तरह काटे जाते हैं, लोन किस तरह दिया जाता है, ट्रांसफर मनी किस तरह की जाती है। ठीक है, तो ये लॉकर्स में किस तरह से एंट्री मिल सकती है या ड्राफ्ट किस तरह बनाए जाते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के आपके पास दो होते हैं। ठीक है, एक आप या तो एक्सेप्ट करते हो लॉन्स, दूसरी चीज होती है या आप लॉन्स देते हो या फिर आप लॉन्स एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। HBL के एम्प्लॉय हैं आप। अभी जो मैंने आपको बताई थी कार्ड वाली सिचुएशन, वो आप लोगों को पता है। कैपिटल एकोमुलेशन कौन बताएगा, कैपिटल एकोमुलेशन क्या था। नकीब को जरा बता दें कैपिटल एकोमुलेशन हमने क्या पढ़ा है अभी। असाइनमेंट में समरी एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टाइप कर सकते हो, समरी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स के साथ आप अपने क्वेश्चन को, बल्कि फाइनल्स में भी अच्छी बात होती है कि आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हो। डायग्राम अगर जरूरत है तो आप डायग्राम्स के थ्रू करो, जैसे ये फ्लो चार्ट बने हुए हैं, आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो। पहले शुरू में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना लो तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन समरी लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह का फॉर्मेट, यानी ये जैसे आप अभी स्क्रीन पे आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इस तरह का फ्लो चार्ट बनाने से थोड़ा सा आपको ये होता है कि जो टीचर चेक कर रहा होता है ना, उसको होता है कि अच्छा ये बच्चा पढ़ कर आया हुआ है और इसको सारे पॉइंट्स पता है। ठीक है। और जो चेक कर रहा होता है वो भी फिर आपको आसानी से मार्क्स दे सकता है। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ बैंक में हमने क्या बात की कि दो तरह होते हैं, या आप लोन एक्सेप्ट करते हो या आप लोन देते हो। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है कि आपने ये जो एजेंसी है, एजेंसी फंक्शंस आ जाते हैं और यूटिलिटी फंक्शंस आ जाते हैं, यानी कि लोकल वगैरह देना और दूसरी चीजें। ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। एक्सेप्टिंग लॉन्स, जिसको हमने सबसे पहले ये देखा है एक्सेप्टिंग लॉन्स, इसमें आपके पास क्या आता है? सबसे पहले करंट अकाउंट आ जाता है, जिसमें आप लोन एक्सेप्ट कर सकते हो। करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर बिजनेस। कोई अगर बिजनेस करता है उसके लिए करंट अकाउंट बेहतरीन है, या अच्छा है, या सुटेबल आप कह सकते हो। सुटेबल का वर्ड ज्यादा सही है। करंट अकाउंट सुटेबल होता है किसके लिए? बिजनेस वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने हर वक्त अपनी कोई विड्रॉल करानी होती है, या पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, या पैसे रखवाने होते हैं किसी भी टाइम पे, और वो विदाउट एनी लिमिट करंट अकाउंट बनवाते हैं। जो बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन अकाउंट करंट अकाउंट। जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट पे नहीं करते करंट अकाउंट पे, जैसे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है। जैसे अगर किसी ने 4 लाख रुपए रखवाए हैं, तो मेरा ख्याल है 1 महीने बाद या साल बाद 40,000 कुछ इस तरह से रुपीस मिलते हैं सेविंग अकाउंट में। बैंक जो है वो होल्डर को, अकाउंट होल्डर को सेंड करता है इंटरेस्ट। ठीक है। सेविंग अकाउंट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो चाहता है कि अपना पैसा कहीं पर सेव रखे, और बैंक को वो क्या करता है, अपना सेविंग अकाउंट बना लेता है ताकि बैंक वाले उनको इंटरेस्ट पे करते जाए। और ज़कात जो है वो सेविंग अकाउंट पे डिडक्ट होती है। ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ये फिक्स्ड अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं। जो लोग चाहते हैं अपने डिपॉजिट, जो इनके पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव मनी है, जो बहुत ज्यादा पैसा है, वो अपना पैसा रखवाना चाहते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो वो फिक्स अकाउंट में अपना पैसा रखवाना चाहते हैं, क्योंकि वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है। और इसमें आपके टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो बता दी जाती हैं शुरू में, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। ठीक है। अच्छा जी, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? ये जो कमर्शियल बैंक है, ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो अपने डिपॉजिट और विड्रॉ फंड्स कर सकें कॉन्टिन्यूसली। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। और ये पूरा थ्रू आउट जो है वो पूरे साल ये पैसे रखवाना, डिपॉजिट करवाना, विड्रॉ करवाना कॉन्टिन्यूसली पूरा साल चलता रहता है। ठीक है। और जिसको जो पैसों की जरूरत होती है वो विड्रॉ कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग डिपॉजिट बोलेंगे। एडवांसिंग ऑफ मनी में हम क्या कहते हैं? बैंक रिसीव डिपॉजिट टू lend it to the businesses and individuals who want to fulfill their financing needs. Advancing money is more important function as the strength of a bank is judged through soundness of its advances. बैंक डिमांड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन, जैसे कि शेयर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। बैंक जो है ना, जब मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब लोन देता है ना किसी इंडिविजुअल को, तो उसके खिलाफ, मतलब उस बैंक लोन के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो कोई उनकी चीज सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है। ठीक है। जब सिक्योरिटी के तौर पे रखता है तो वो या तो उसके शेयर्स हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या सोना हो सकता है, या चांदी हो सकता है। ये ऐसी कीमती चीजें, कोई ऐसा कीमती एसेट जो लोन देते हैं वक्त एज अ सिक्योरिटी रख लिया जाता है, उसको हम एडवांसिंग ऑफ मनी भी कह सकते हैं। कॉल लॉन्स क्या है? कॉल लॉन्स आर द लॉन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड और डिमांडेड बाय द बैंक एट एनी टाइम। कॉल लॉन्स, हम ऐसे लोन्स को बोलते हैं, ऐसे
उधार को बोलते हैं, ऐसे कर्जे को बोलते हैं जो कि बैंक किसी भी वक्त वो वापस मांग सकता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉल लॉन्स बोलेंगे। और शॉर्ट टर्म लॉन्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म लॉन्स वो होते हैं जो डे टू डे हर रोज के हिसाब से आपको लोन की या पैसे की जरूरत पड़ सकती है उस चीज को, या छोटे उधार को बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन हम उस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। जिसकी मुद्दत जो होती है वो 30 से 90 डेज की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लॉन्स बोलेंगे। और ये बैंक से आप मिल सकता है। लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो 10 साल या उससे भी ज्यादा आपके हो सकते हैं। 3 साल से 10 साल के बीच में आपको ये लोन जो है वो रीपे करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट आपका वो ऐसा क्रेडिट का एक्सटेंशन है बैंक में, जो कस्टमर्स जो हैं अपना अकाउंट जब उनका जीरो बैलेंस होता है ना, तब ये ओवरड्राफ्ट बनाते हैं। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बैंक अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को कि वो पैसा ले सके उनसे, ओवरड्राफ्ट के थ्रू वो पैसा बैंक से ले सके। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, तो वो ओवरड्राफ्ट देंगे। और इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। या हो सकता है आपकी जैसे क्रेडिट अकाउंट में हम कहते हैं ना कि बैलेंस आपका नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से जब आपका बैलेंस नेगेटिव में जाना शुरू होता है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू हो जाएगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हम किस चीज को बोल रहे हैं? बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, कस्टमर को करता है, और किसी डिस्काउंटिंग रेट पे करता है या डिस्काउंटिंग पे करता है, उनके बिल्स वगैरह पे डिस्काउंट थोड़ा सा दे के जो बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। और ये मैच्योरिटी डेट से पहले होता है, ठीक है। मतलब उनकी अभी मैच्योरिटी डेट हम किस तरह से कह रहे हैं कि अगर लेट से कि आज 1 अगस्त है और मेरी मैच्योरिटी डेट जो है वो 15 अगस्त है, कि मैं 15 अगस्त पे वो लोग मुझे बैंक जो है वो पूरी लोन पेमेंट पे लोन पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं 15 अगस्त पे लोन पेमेंट नहीं करती, बिफोर वो कर लेती हूँ, तो बैंक क्या करता है? आपको डिस्काउंटिंग देता है, डिस्काउंटिंग देयर बिल्स करता है, ठीक है। मतलब अपने डेट से पहले अगर कोई मैं अपनी लोन्स को रीपे कर लेती हूँ, वापस कर देती हूँ, तो बैंक मुझे क्या करता है? डिस्काउंट देता है। सेकेंडरी फंक्शंस में आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स आ जाते हैं, चेक कलेक्शन आ जाता है, फैसिलिटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये वो वाली चीजें जो अभी हमने ऊपर पढ़ ली हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। पीरियडिक पेमेंट्स भी ये होता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सैलरी पर्सन होते हैं या पेंशन पे कोई चल रहा होता है, उनके लिए पीरियडिक पीरियड पेमेंट वाला हिसाब होता है, ठीक है, पैसों का। जनरल फंक्शंस में लॉकर फैसिलिटी आ जाती है, ड्राफ्ट की आ जाती है, अंडरराइटर्स की आ जाती है, गवर्नमेंट सर्विसेज की आ जाती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में हज वगैरह हो जाते हैं, हज एप्लीकेशन देनी होती है। काफी सारे बैंक्स में आपने देखा होगा कि बैंक्स जो है वो ऑफर करते हैं कि आप हमारे बैंक के थ्रू गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा लें। जैसे हज में आप लोग जाना चाहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे बैंक के थ्रू जाए, हमारे बैंक के थ्रू जाए। तो हर कोई क्या करता है? एक दूसरे को ऑफर करता है, कस्टमर्स को ऑफर करता है, और अच्छी पैकेज के ऊपर कहता है कि आप हमसे हमसे ये वाला पैकेज ले लें, ठीक है। बैंक अकाउंट, डिफरेंट बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। और इसके फीचर क्या होते हैं कि बैंक जो है वो प्रॉफिट देता है अकाउंट होल्डर को हर 6 महीने में। और बैंक जो है वो उसी तरह से चेकबुक भी देता है, पासबुक भी देता है। उसके ऊपर सेविंग अकाउंट पे आपका ज़कात भी कट रहा होता है, और आप सिर्फ चंद कुछ पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हो सेविंग अकाउंट में भी। जैसे एटीएम जो होता है वो भी बनता है, सेविंग अकाउंट वालों का भी एटीएम कार्ड बनता है, और वो लोग भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि उनके कुछ रूल्स होते हैं कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। तो बस फिर उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। और बैंक जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट इशू करता है जो काफी मतलब कुछ इंटरवल्स के बाद, जैसे
बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, वैसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो काफी इंटरवल्स के बाद देते रहते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट के कुछ करंट अकाउंट जो होता है जो बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए होता है, जिसमें आराम से वो लोग पैसे विड्रॉ भी करा सकते हैं जितने चाहें, और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने चेक्स जो है वो आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती विड्रॉल्स की। और इसके ऊपर करंट अकाउंट पे बैंक वाले कोई प्रॉफिट नहीं देते, क्योंकि हर वक्त जो है वो पैसे या डिपॉजिट हो रहे होते हैं या विड्रॉ हो रहे होते हैं, इसलिए बैंक उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं रखता है। ज़कात करंट अकाउंट पे नहीं कटती है। ठीक है। और इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो उन बंदों के लिए जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे रखवाना चाह रहे हैं बैंक में। उसके अलावा जो पैसे अपने रखवाते हैं उसके ऊपर उस टाइम पीरियड में ही वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने पिछले साल 1 अगस्त को अपने पैसे फिक्स्ड अकाउंट में रखवाए थे, तो मैं उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट ईयर के 1 अगस्त को निकलवा सकते हो पैसे, तो मैं 1 अगस्त को ही जाऊंगी और तब ही जाके अपनी मेच्योरिटी डेट पे अपने पैसे निकलवा सकूंगी, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो मिलेगा वो भी ले सकूंगी। ठीक है। अब टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट इशू टू कस्टमर्स हु कंटेन अमाउंट एंड टर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे भी ज्यादा आपको इस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है। और हलाल होता है हराम होता है ये बात की बातें हैं, मतलब अभी जो रिटन फॉर्म में लिखा है ना सिर्फ वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। आवाज नहीं आ रही, इसका मुझे कुछ पता नहीं कि क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी। और विड्रॉ जो है वो सिर्फ एक दफा करा सकता है, मजीद डिपॉजिट नहीं करा सकता, लेकिन विड्रॉ जो है वो एक दफा करा सकता है। बिजनेस अकाउंट उन्हीं अमीर लोगों के लिए होता है जो ज्यादा से ज्यादा अपनी अ, पैसे रखवा सकता है, उसके लिए बिजनेस अकाउंट बनाए जाते हैं। क्या है, एक अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्या आप कौन सा वाला चाहते हो, करंट अकाउंट चाहते हो, फिक्स टर्म चाहते हो, सेविंग चाहते हो, कौन सा अकाउंट बनवाना चाहते हो। आप पहले बैंक में जाके वो बताओगे। फिर उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको फिल करना होता है, जिसमें नाम, बैंक का नाम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होगा, एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा यानी CNIC वगैरह, आप क्या काम करते हो, प्रोफेशन होगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी या फिर मेरा ख्याल है गैस का बिल होता है वो देना होगा, नाम बताना होगा अपना, जो जहाँ पे आप काम करते हो उस जगह का पूरा नाम, ID, सब चीजें बतानी होंगी। फिर आप किस तरह का अकाउंट बनवाना चाहते हो, वो अकाउंट की नेचर बतानी है, कितने पैसे आप शुरू में रखवाओगे वो बताना है। फिर उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, और फिर लास्ट में आपने सिग्नेचर करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको? आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन अगर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हो तो उसकी चीजें चाहिए होंगी, मेमोरेंडम चाहिए होगा, आर्टिकल चाहिए होगा, ये इस तरह की चीजें जो है अगर आप ज्वाइंट अकाउंट या पार्टनरशिप पे बनवाना चाह रहे हो तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। अगर पार्टनरशिप पे है तो हर फर्द का अपना अपना एक ID कार्ड और इस तरह की सारी चीजें। ठीक है। SSC क्या होता है? स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, यानी कि बैंक जो है वो एक ऐसा SSC कार्ड इशू करती है जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम होता है, और फ्यूचर में जैसे हम कहते नहीं है कि ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें डेबिट कार्ड समझ लो, जिसमें बैंक का नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, करंट डेट और अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, ये सारी चीजें SSC में लिखी हुई होती हैं। डिपॉजिट स्लिप हर किसी को पता है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट स्लिप भी देता है, या आप बैंक में ही काउंटर पे जाके डिपॉजिट स्लिप लिखते हो और पैसे अपने अकाउंट में जमा करा देते हो। चेकबुक भी इसी तरह से इशू की जाती है हर अकाउंट होल्डर को। ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होता है? बैंक और कस्टमर जो है वो लॉज एंड रेगुलेशंस के बीच में होते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, वैसे इससे एक मुझे बात याद आई कि एक टाइम था जब स्टोरीज में ये आया था, या आई डोंट नो कि ये बाहर के मुल्क में था या पाकिस्तान में इस तरह का घपला हुआ था। वो ये था कि एक बंदा था, एक बैंकर था, उसने क्या किया कि जितने भी उसके बैंक में अकाउंट्स थे उसमें से उसने $1 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और $1 तो इतनी मामूली चीज होती है, या ₹1 इतनी मामूली चीज होती है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, मतलब ₹1 निकल भी गया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस बंदे ने, उस बैंकर ने एक एक रुपया हर अकाउंट से जब निकाला तो उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हो गए, ठीक है। एक एक करता 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 उसका सही दरिया बन गया, एक कतरा करता करते करते। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पीछे स्टोरी ये निकली कि वो बैंकर था और उसने, उसके अकाउंट में एकदम से, मतलब जैसे ज्यादा पैसे आ गए तो किस तरह आए। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा कि उसने इतना बड़ा घपला किया और आराम आराम से किया, मतलब कोई उसे जल्दी नहीं थी पैसे ट्रांसफर करने की। आराम आराम से उसने ये नहीं कि एक दिन में ही बैठ के एक एक रुपया हर किसी को, हर हर किसी अकाउंट से निकाल लिया। उसने बड़ी समझदारी से आराम आराम से एक एक रुपया करके निकाला था। या पता नहीं डॉलर था या $1 था, मुझे पूरी स्टोरी सही भूल गई है। बट उसने इस तरह का घपला किया था। हाँ, यूएस कैश ऑफिसर। ठीक। मैं कह रही थी कि मुझे कुछ भूल रहा है कि यूएसए का था या यहीं का था। अच्छा, सही। और पाकिस्तान में भी काफी ऐसे बैंक्स आ गए थे, पुराने टाइम की बात है, कि लोग इस तरह से करते थे, फ्रॉड के एडवर्टीजमेंट करते थे और डमी ऑफिस बनाते थे। डमी ऑफिस उस चीज को बोलते हैं कि मिनटों में बना और मिनटों में खत्म हो गया। लोग भी बैठे और उन्होंने सही लोगों को बेवकूफ बनाया, उनसे पैसे लिए, उनके अकाउंट बनाए और फिर पैसे लेके भाग गए। तो ये अच्छा खासा फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो चुका है, ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, इधर भी। बिल्कुल, किसी एक जगह पे कोई इस तरह नहीं है, हर जगह पे ही कोई ना कोई फ्रॉड तो लाजमी होता ही है। बल्कि आप सोचें कि पाकिस्तान में जरा ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है और बड़ा हिम्मत चाहिए कोई गलत काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे फौरन फौरन सजा भी मिल जाती है। यहाँ पे तो आप भूल जाए ना कि कोई सजा भी मिलेगी कोई गलत काम करके। तो यहाँ पे तो कोई इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में तो आपके सही रूल्स एंड रेगुलेशंस टफ वाले हैं। और स्पेशली आप अगर कभी देखिए वहां की अदालतें, तो वहां पे कोर्ट्स के बाहर हजरत अली के कौल लिखे में हजरत, उन्होंने बकायदा एक लॉ बनाया है उमर लॉ के नाम से। तो वहां पे हमसे ज्यादा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो अप किया जाता है। बिल्कुल होगा। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आगे देख लेते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। A bank and its customers are bounded by the laws of the land regarding banking operations, as customers put their funds at the disposal of banks. Regulations are developed to safeguard the interest of the customers. Similarly, a bank is also legally protected against all the frauds and other illegal means
which a customer can inflict on it. Therefore, both banker and customer are protected by the rules and regulations to ensure their smooth functions. अच्छा, पता है पाकिस्तानी कुछ लोग ये भी करते हैं कि अ, दुबई जाते हैं, वहां पे जाके, अच्छा एक और चीज, चाइना में पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सारे बैंक्स में ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड का ये मतलब होता है कि हम लोग वहां पे जाके पैसे अकाउंट नहीं बना सकते, पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात है, चाइना में हम लोग ब्लैक लिस्टेड है उनके बैंक्स में। एक दफा क्या हुआ था कि व्हेन आई वाज इन चाइना, तो हमने पैसे एक्सचेंज करने थे, मतलब डॉलर से हमने चाइनीज जो युआन था उसमें चेंज करने थे। तो अब बैंक्स में हम लोग, हम आप सोचें बैंक्स में पाकिस्तान, वैसे हम लोग पाकिस्तान और चाइना को आपस में क्या बोलते हैं कि भाई भाई है, भाई भाई है, ठीक है, लोग भी अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन वहां पे आपको बैंक्स के अंदर तक एंट्री नहीं दी जा सकती। सोचें, तो कितनी बेइज्जती वाली बात है कि पाकिस्तानियों को वो किस तरह का समझते हैं। और दूसरी बात ये कि दुबई में भी पाकिस्तानी क्यों बदनाम है, क्योंकि वो लोग वहां पे आ, पैसे लेके बैंक से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये कितनी कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तानी हर बुरे काम में, हर खराब काम में, हर करप्टेड काम में इन्वॉल्व होते हैं। No, I was not studying in China. I was only there for summer camp. मैं वहां पे यूनिवर्सिटी में सिर्फ समर कैंप के लिए गई थी। बिल्कुल लोन लेके भाग जाते हैं, हुरूस सोचें, इतनी इतनी खराब इमेज बनाई हुई है उन्होंने। तो इसलिए अब बहुत जल्द वो वाला वक्त भी आ जाएगा कि दुबई में भी अभी मुझे न्यू सिचुएशन नहीं पता कि क्या पता पाकिस्तानी बैन हो गए हो या ब्लैक लिस्टेड हो गए हो। लेकिन चाइना में तो ऑफ कोर्स, वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया है कि ब्लैक लिस्टेड है बैंक्स में, बैंक्स में नहीं जा सकते पाकिस्तानी। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया नहीं था कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास में, नहीं मेरा ख्याल है सेकंड क्लास में बताया था। तो बस यही बात है कि वीजा भी नहीं मिलता, इतने इतने खराब हालात हैं। बिल्कुल, चाइना ने मजीद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्त कर लिया हुआ है। एक तो आप लोगों की अजान बड़ी जल्दी हो जाती है, मेरी तरफ 7:20 पे होती है और पूरे अभी 15 मिनट हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानियों की कोई वो नहीं है। अच्छा, दोबारा बताएं, दोबारा बता दूं अपनी सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, आई एम अफीफा मरियम एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट आई डिड माय एमफिल कह लो या एमएस कह लो, एमएस फ्रॉम नस यूनिवर्सिटी। और उसके बाद यहाँ पे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं 2019 से हूँ। और यहाँ पे मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ, ट्यूटर भी हूँ, पेपर मार्क भी करती हूँ। मतलब 4-5 काम हैं जो अलामा इकबाल के साथ मैं कम करती हूँ। इसके अलावा आई एम ऑल्सो लेक्चरर एट पंजाब यूनिवर्सिटी की एक एफिलिएटेड कॉलेज में, एफजी डिग्री कॉलेज। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मेरा ख्याल है। तो नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ।
नहीं, कराची में क्या पता अजान हो रही हो, लेकिन इस्लामाबाद में भी अजान नहीं हो रही। तो अजान का वक्त हमारी इधर 7:15 तक है। और हाँ, मैंने नस्ट में भी पढ़ाया हुआ है, मैं नस्ट में भी पढ़ाती थी। मतलब जब मैं खुद पढ़ रही थी तब मैं साथ में जो बीएस के स्टूडेंट्स थे उनको भी पढ़ाती थी। पेपर्स इस तरह से नहीं होते, आप लोगों को पता है, आप लोग भी नाम तो नहीं लिखते होगे ना अपने पेपर्स वगैरह पे, सिर्फ रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर के हिसाब से किसी को किसी का नहीं पता होता जब पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। और अब मैंने पेपर जो है मार्क करना कुछ टाइम से छोड़ा हुआ है, क्योंकि बस मेरा इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं पेपर्स मार्क करूं, इसलिए पेपर से छुट्टी ली हुई है मैंने। आपने मेरी स्नैप देखी लास्ट नाइट? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक, हाउ डिड यू सी माय स्नैप? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही, क्योंकि नहीं हो रही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही। रिफ्रेश करें तो शायद शो हो जाए, होना शुरू हो जाए। पेज नंबर महविश हमारा है 63। 63 पेज नंबर पे है पीडीएफ के, और बुक का पेज नंबर है 59। बुक का पेज नंबर 59 है और पीडीएफ का 63 पेज नंबर है। ये मुझे नहीं पता कि एलएलबी करवाते हैं अलामा इकबाल वाले या नहीं करवाते। इसमें आपका एक और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फाइनल्स होते हैं ना, वो फाइनल्स में आप लोगों के 8 क्वेश्चंस आने होते हैं। ठीक है, 8 में से 5 करने होते हैं। और उन 5 में मतलब आपके पास ये होता है कि हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो कोशिश करें कि आप लोग चैप्टर्स को अंदर से सही तरीके से पढ़ें, एक एक चीज को पढ़ें, और खास तौर पे पॉइंट्स को याद कर लें। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और उनको फिर एग्जांपल्स के थ्रू या जो आपकी नॉलेज है उस तरह से लिखें। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं फाइनल्स में, आ, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके लिख देते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद टीचर देख नहीं रहा या टीचर को पता नहीं लगेगा, टीचर बस ऐसी टिक लगा रहा है या क्या कर रहा है। तो टीचर जो होता है ना, उसको सब, जो एग्जामिनर होता है उसको हर चीज नजर आ रही होती है, आप लोगों की जितनी फनकारियां होती है ना वो सब टीचर देख रहा होता है, उसको पता होता है। तो इसलिए ये ना समझा करें कि हम कुछ गलत भी लिखेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, क्या पता कभी किसी की कोई लक चल भी जाए। ठीक है, लेकिन मोस्टली 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 99.9% ये होता है कि टीचर की आंखें स्कैन कर रही होती हैं और हर चीज उनको नजर आ रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, अजान का वक्त हो गया है। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, मतलब ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, अगर टीचर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि बेइज्जती हो रही है? ऐसे कैसे, मतलब बेइज्जती हो रही है? इतने सारे मैसेजेस में कोई मैसेज अगर मिस हो जाता है तो इट डजंट मीन कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ या मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रही और इस वजह से आपकी बेइज्जती हो गई है। क्या हो गया, बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज के लिए जा सकता है। हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आ, कहाँ से किधर तक पढ़ लिया था हमने? बैंकर कस्टमर, हाँ ये पढ़े थे हम। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग जाए नमाज पढ़ लें, 15 मिनट के बाद हम लोग आते हैं। ठीक हो गया? ओके जी, गेटिंग बैक टू आई, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कस्टमर। किस तरह से क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज होती है कस्टमर की। हम बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कस्टमर का राइट क्या होता है। कस्टमर का राइट होता है कि वो चेक जो है वो ड्रॉ करे और अपने क्रेडिट बैलेंस कर सके। उसके अलावा उसका जो राइट है वो ये है कि वो अपने स्टेटमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट की, डिफरेंट इंटरवल्स की, यानी 30 30 डेज की कर सकता है, 60 डेज की कर सकता है। वो बैंक में जाके इस चीज को क्लेम कर सकता है कि मुझे अपनी मेरी बैंक स्टेटमेंट दी जाए। और उसके अलावा वो बैंक को सू भी कर सकता है अगर वो बैंक जो है वो उसका चेक मिस्टेकिंगली कुछ और डिसऑनर कर दे या कुछ भी कर दे। ठीक है, तो वो बैंक को सू भी कर सकता है। कस्टमर बैंक को सू कर सकता है अगर चेक बाय मिस्टेक डिसऑनर कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है कस्टमर जो है वो उसके पास राइट होता है कि उसके रिकॉर्ड्स को वो सही कर सके। अगर गलत तरीके से उसने किसी को, मतलब किसी को पैसे भिजवाने थे 1,000 और उसने गलती से 1 लाख रुपया भिजवा दिया अपने अकाउंट से, तो वो चीज बैंक में जाके करेक्ट भी करवा सकता है कि इतना मैंने पैसे भेजने नहीं थे लेकिन वो गलती से मेरे से 1,000 के बजाय 1 लाख चले गए। ठीक है, तो ये काम, ये जो राइट्स है वो कस्टमर के राइट्स में से आता है। ड्यूटीज क्या है कस्टमर की? सबसे पहले क्या है, कस्टमर मस्ट प्रेजेंट द चेक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स में चेक या कोई और इंस्ट्रूमेंट कस्टमर लेकर जा सकता है, लेकिन जो बैंकिंग टाइमिंग है उसके अलावा बैंक में नहीं जा सकता। ठीक है, और विद इन ड्यू डेट जो है वो चेक को प्रेजेंट करना चाहिए, और अदरवाइज जो है वो उसका चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और चेक बुक को सेफ जगह पे रखे वो, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसका चेक इस्तेमाल ना कर सके। यही चीज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए भी यूज होती है कि उसको सेफ जगह पे रखा जाए ताकि घुमा ना दिया जाए, ताकि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको उठा ले या उसको यूज करने की कोशिश करे तो फौरन उसको रिपोर्ट हो सके। ठीक है, कस्टमर की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको किसी सेफ जगह पर रखे। और अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, कभी गुम जाए या चोरी हो जाए, तो फौरन के फौरन कस्टमर जो है हेल्पलाइन पे फोन करे और उस अपने कार्ड को या जो चेक जो गुम गया है
उसको खत्म करवा दे, उसको स्टॉप करवा दे, उसकी प्रोसेसिंग, ताकि आगे ना हो सके। अब इसी तरह से बैंकर के क्या राइट्स और ड्यूटीज है। सबसे पहले ड्यूटीज देख लेते हैं कि बैंक जो है वो एक एज अ एजेंसी काम करती है कस्टमर्स के लिए। तो जैसा कस्टमर कहेगा, जैसा कस्टमर चाहता है, उस तरह से बैंकर को काम करना चाहिए। यानी अगर कोई कहे कि मुझे सेविंग अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे करंट अकाउंट चाहिए, तो बैंकर को करंट अकाउंट ही बनाना है, अपनी मर्जी से सेविंग अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक है। उसके अलावा जो है वो बैंक की ड्यूटी होती है कि कोई भी फिनेंशियल जो पोजीशन है, यानी जितने पैसे किसी के अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई और बंदा आके पूछे तो वो उसको ना बताए। अक्सर हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे होता है कि हस्बैंड के अकाउंट का वाइफ आके पूछ रही होती है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये बैंकर की ड्यूटी होती है कि वो डिस्क्लोज ना करे कि किस पोजीशन में है, फाइनेंशियल किस पोजीशन में है, कस्टमर को किसी भी कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बैंकर की ये ड्यूटी होती है। उसके अलावा क्या है कि सेल और परचेज की जा सकती हैं सिक्योरिटीज, जो कस्टमर के बिहाफ पे आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं सिक्योरिटीज की। ठीक है। राइट्स क्या क्या कस्टमर के होते हैं कि बैंकर के पास, सॉरी ये कस्टमर नहीं, ये बैंकर होना था, यहाँ पे उन्होंने गलती से कस्टमर लिखा हुआ है, ये बैंकर है। ठीक है। बैंकर का राइट क्या है कि बैंक के पास राइट है कि वो चार्ज कर सके इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के ऊपर, या कोई और फैसिलिटी जो दी हुई है। अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। बैंक का एक और राइट होता है कि वो सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकते हैं जब तक के कस्टमर अपने कर्जे या उधार चुका नहीं देता, लोन को रिपे नहीं कर सकता, तब तक वो उनके पास ये राइट होता है कि वो उनकी सिक्योरिटीज को अपने पास रिटेन करके रख ले। उसके अलावा बैंकर के पास ये भी राइट होता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कस्टमर का एडजस्ट कर सके। ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि गलती से हो गया, तो बैंकर के पास ये राइट है कि वो कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेचर क्या है बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप की, कि वो एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक बेलर होता है, एक बेली होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का होता है, पॉनर एंड पॉनी का होता है। जैसे कल की क्लास में हमने पॉन शॉप के बारे में बात की थी, सेम उसी तरह से लेसर और लेसी का होता है, ट्रस्टी एंड एजेंट का होता है। ये इस तरह के रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होते हैं, कस्टमर और बैंकर के बीच में। काइंड ऑफ बैंक कस्टमर, कस्टमर के किस तरह के टाइप्स होते हैं। या तो एक इंडिविजुअल कस्टमर होगा, हम में से कोई भी एक जाके कस्टमर एज अ कस्टमर बन के बैंकर के पास जाएगा और जाके अपना अकाउंट खुलवा लेगा। सिंपल, पहली बात ये होगी। और अब इसी इंडिविजुअल कस्टमर में कोई माइनर भी हो सकता है, कोई ल्यूनेटिक भी हो सकता है। ल्यूनेटिक का मतलब है कोई बीमार हो, अगर कोई पाँव से चल ना सकता हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो बोल ना सकता हो। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे लोग भी जाते होते हैं बैंक में। इलिटरेट पर्सन, जिसको जो साइन ना कर सकता हो और उसको अंगूठा लगाना हो, तो इस तरह के बंदे भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं और जाते हैं। पर्दा नशीन औरतें भी जाती हैं, यानी कि जो बुरके बुरके वाली औरतें होती हैं। अगर आप पेशावर में कभी जाने का आप लोगों को इत्तेफाक हुआ हो, तो क्या होगा कि वहां पे बैंक्स में अक्सर औरतें, उन्होंने टोपी बुर्का पहना होता है, और उसके थ्रू जो है बैंक जो है उनका अकाउंट इस तरह से खोलता है, पर्दा नशीन वुमेन के अकाउंट के नाम से। ठीक है। मैरिड वुमेन भी जाती हैं जो अपना अकाउंट खुलवा लेती हैं। पिशावर से डर लगता है, क्यों? पिशावर में ऐसा क्या है जो आपको डर लगता है? सीरियसली, इज दिस अ जॉक? व्हाई इज दैट सो? पिशावर में ऐसा क्या है जो? सीरियसली कुछ है ऐसा जो पिशावर में है और मुझे नहीं मालूम और आप लोगों को पता है? आई डोंट थिंक सो। पिशावर इज अ बैड सिटी। पिशावर में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं।
अच्छा जी, ज्वाइंट अकाउंट में आपके पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, ये हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। ज्वाइंट अकाउंट का इस क्लास में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट बिजनेस वाले में पढ़ा था। आप लोगों का एक सब्जेक्ट भी है ना, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, यकीनन होगा। तो उसमें आप लोगों ने ये पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और ट्रस्ट ये सारे यकीनन पढ़े हैं। क्या ख्याल है, पढ़े ना? फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं अभी? फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ख्याल है पढ़ा होगा आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। उसमें आप लोगों ने ज्वाइंट स्टॉक अकाउंट्स वगैरह पढ़े थे। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस की समझ नहीं आती इतने आसान सब्जेक्ट की? ऐसे कैसे? फंडामेंटल ऑफ बिजनेस की क्लास सुबह 1:10 से 3:10 तक होती है। आप कौन सी वाली 8:30 की बात कर रहे हैं? 8:30 पे कौन सी क्लास है? हाँ, बहुत आसान है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आसान से सब्जेक्ट है और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे मनी का ऐसा टॉपिक है ना जो हर वक्त आप लोग मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब जिंदगी का मेजर जो की कंपोनेंट है वो मनी ही है। तो मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों को जैसे पता है, उसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पता है आप लोगों को। बिल्कुल, मोहम्मद नसीर उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन उनका जो अकाउंट होता है वो माइनर अकाउंट होते हैं। जैसे और उनका बैंक भी स्पेशल बैंक मतलब होता है, जैसे नेशनल सेविंग अकाउंट बैंक कुछ इस तरह का नाम है। नेशनल करके कोई बैंक का नाम है, जहाँ पे जाते ही छोटे बच्चों के अकाउंट हैं और उनके नाम के ऊपर, छोटे बच्चों के नाम के ऊपर उनके पेरेंट्स पैसे रखवाते जाते हैं। और जब वो थोड़े से एडल्ट होते हैं, 18 ईयर ऑफ एज होते हैं, तो उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। मतलब ज्यादा पैसे जो होते हैं उनको सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, कल की क्लास का टाइम हमारा चेंज होगा। आप लोग एलएमएस पे जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। लेट मी सी कल की क्लास का टाइम क्या है। कल आपकी 6:20 पे क्लास होगी। ठीक है, सिक्स ओ क्लास 6 o'clock क्लास नहीं होगी, 6:20 पे क्लास होगी कल आप लोगों की। ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करवाए थे नकीब, ये रिकरिंग डिपॉजिट वाले और ये सारे कॉल ऑन रिवाइज वगैरह मैंने बहुत आराम आराम से करवाया था, तो इसलिए आप इसको अब रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा दोबारा से। अच्छा, ये आप लोगों का जो सेकंड है ज्वाइंट अकाउंट है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स आ जाते हैं, जिसमें अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। पार्टनरशिप वो होता है जिसमें जिसमें एक से ज्यादा लोग जो हैं आपस में एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं और अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे अकाउंट को हम लोग पार्टनरशिप फर्म को हम बैंक में जब डालते हैं तो उनका ज्वाइंट अकाउंट बनता है। ठीक है। और पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में ही मेरा ख्याल है उसका जो कपल होते हैं वो लोग भी आपस में अगर उन्होंने एक ही अकाउंट बनाना हो तो ज्वाइंट अकाउंट में वो लोग पार्टनर्स भी बना सकते हैं। ठीक है।
और आप में से किसी एक ने मुझसे पूछा था कि फाइनल्स में एक क्वेश्चन कितना लंबा होना चाहिए, मुझे याद नहीं रहा उनको जवाब देना। फाइनल्स में आपका एक क्वेश्चन जो है, देखें आपको मजीद कोई और शीट तो नहीं मिलनी, एक ही शीट मिलनी है और 5 क्वेश्चंस करने हैं आपने। तो अपनी शीट्स को डिवाइड कर दिया करें कि हर क्वेश्चन के लिए बराबर के शीट्स हो जाए, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जितना आपको आता है, जाहिर बात है आपने उतना ही लिखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है आप वो वाला क्वेश्चन करें, ताकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन जाए। और कभी भी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ना करें। अगर 5 क्वेश्चन करने को बोला है तो 5 ही करें, क्योंकि अक्सर होता है कि एग्जामिनर चाह रहा होता है कि आपको मार्क्स से आपके मार्क्स पासिंग से ऊपर आ जाए। तो लेकिन आप लोगों ने अगर 3 और 4 क्वेश्चन इतने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए या इतना अच्छा आपने उसको लिख लिया कि मजीद पेजेस ही ना बचे, तो फायदा आप लोगों के 3 क्वेश्चन भी करने का। इसलिए कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को बराबर का बांट के, मतलब जो पेपर्स हैं उनको बराबर का करके उस तरह से अपने डिवीजन करें और अपने टाइम को मैनेज करके 5 क्वेश्चन हैं तो 5 क्वेश्चन ही करें, ठीक है। जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, जो हो गया वो हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। हिरा, 2 घंटे से पहले नहीं करनी क्लास को एंड। 6 बजे से लेके 8 बजे तक थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें, क्लास को एंड ना किया करें, ठीक है। 8 बजे ही आपने क्लास को लीव करना है, 8 बजे से पहले नहीं करना, क्योंकि ये सिस्टम खुद आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर रहा होता है। इसलिए ना किया करें 2 घंटे से पहले, लीव ना किया करें क्लास। महमूद, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है, जो वर्कशॉप अटेंड नहीं करते या जो क्विज नहीं अटेम्प्ट करते। क्विज का नहीं है इतना, लेकिन वर्कशॉप का है कि वर्कशॉप को अगर आप क्लासेस लें तो अच्छी बात है, क्लासेस नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये मैंने भी सुना है। अब कर देते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता। जी, आज हमने अब्दुल्ला 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप वाला, इससे मैं आहिस्ता आहिस्ता करा रही हूँ क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक इट एंड द चैप्टर एंड्स हियर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वालों का भी अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज वाले जिस डिफरेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना अकाउंट बना लेते हैं। ट्रस्टी अकाउंट भी वो होते हैं जो लीगली कमिटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, उनका भी अकाउंट बनाया जाता है। और अकाउंट उसी ट्रस्ट के नाम पे ओपन होता है। जैसे कौन सी वाली फंड्स की एक अकाउंट बनाया था इमरान खान ने, क्या नाम था उसका, किसी ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने अकाउंट बनाया था ना, किसी अकाउंट में, याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम था। तो खैर, ट्रस्टी ट्रस्टी वो बंदा होता है जो लीगली कमिटेड होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेट के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ जो ट्रस्ट ओपन करता है, जो फंड वगैरह लेता है, उसको हम ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। एनजीओज वगैरह का भी आप लोगों को पता होगा, नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनके नाम पे भी अकाउंट खुलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हर स्कूल का अपना एक अकाउंट होगा। जैसे हम ओपीएफ की बात करें तो ओपीएफ के स्टूडेंट्स एचपीएल में जाके ओपीएफ के अकाउंट में ही पैसे जमा कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह के नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 था और कल इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है बैंक लोन्स एंड एडवांसेस। और आप अगर एक बात नोट करें इन सारे पूरे चैप्टर्स में, आपको देखने को मिलेगा कि एक चैप्टर जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। मतलब एक बात जहाँ पे खत्म हो रही है, या आप कह लो कि एक बात जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक चीज को दूसरे चीज के साथ लिंक किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 हम लोग कल इंशाल्लाह करेंगे, उसमें बैंक लोन्स और एडवांसेस की बात है। इसको थोड़ा सा और मजीद उन्होंने डिटेल करके बताया होगा, जबकि हम पहले क्रेडिट क्रिएशन की बात कर चुके हैं, लोन्स की बात कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा मजीद इसको इनहेंस करके, थोड़ा सा मजीद इसको एलेबोरेट करके इस चैप्टर में बताया होगा, ठीक है। तो जी, बाकी कल ही करेंगे इंशाल्लाह।
सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सारे हैं पाकीज़ा, कोई एक चैप्टर हम नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया ना कि 8 क्वेश्चंस होते हैं और उन 8 क्वेश्चंस में से 5 करने होते हैं, तो हर चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कह दें कि ये पेपर में नहीं आएगा, वो लाजमी आएगा। एक चैप्टर से तो एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 50, 50 से कम नहीं होने चाहिए। इतनी ज्यादा हेडिंग्स लिखेंगे आप अवैस, तो पेपर तो उसी में हेडिंग्स में ही निकल जाएगा। इतना इररेलेवेंट आपने हेडिंग्स वगैरह देंगे तो पास होने के बजाय फेल ही होंगे। अटेंडेंस बायोमेट्रिक ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोमेट्रिक्स नहीं हुई, ये किसने आपको, अफवाह हुई है, रूमर है ये सिर्फ। स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक्स कैसे करोगे भाई। बिल्कुल 6:20 से 8:20 है क्लास टाइमिंग्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, 7 और 8 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद छुट्टी कर लें, ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई थिंक कि मजीद कोई आप लोगों ने सवाल नहीं पूछना। आसमा, मेरे अल्लाह हाफिज कहने के बाद आपने फौरन लीव नहीं करना। बेशक मैं हो सकता है 5 मिनट पहले आपको अल्लाह हाफिज बोल दूं, और मैं जब लीव नहीं करी क्लास को तो आपने भी लीव नहीं करना, ठीक है। 8 बजे का मतलब होता है 8 बजे, आपने वक्त से पहले क्लास को लीव नहीं करना, ठीक है। बेशक मैं अल्लाह हाफिज बोल दूं, बेशक मैं जो मर्जी क्लास में बेशक देर से आऊं, लेकिन आपने टाइम पे आना है, आपने टाइम पे जाना है, ठीक है, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। सही हो गया। जी बिल्कुल सेम पैटर्न, अल्लामा इकबाल का एक ही पैटर्न है हर हर डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। मतलब 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, आपने इंग्लिश में करना होता है। पेपर डिफरेंट लोग चेक करते हैं। सही हो गया। सवेरा कुछ लोगों को शो होते हैं मार्क्स, और कुछ स्टूडेंट्स को शो नहीं होते। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कुछ को होते हैं और कुछ को नहीं होते। आई डोंट नो द रीजन, बट है ये बात। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इट। प्लीज डोंट से कि आप लोगों को मजीद कोई और बात पूछनी है। मैं तो 4 पेजेस ही लिख पाती हूँ। हाँ, अपनी स्पीड भी बढ़ाएं ताकि आप 5 क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। बिल्कुल अरूज, जो बात है। पूरा पाकिस्तान आज पानी में था, सिर्फ लाहौर नहीं। वैसे लाहौर का ये कहते हैं कि जल्दी पानी में डूब जाता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है, माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। बट उन लोगों के लिए अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए जिनके सर पे छत नहीं है, उनको अल्लाह ताला महफूज रखे।
आई डोंट थिंक सो कि इतनी छोटी टाइम पीरियड के लिए, अगर थोड़ा से टाइम पीरियड के लिए आप लोग डिस्कनेक्ट भी होते हैं क्लास से, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस चीज के लिए परेशान ना हो कि आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए और क्लास में नहीं थे, तो इतनी सी देर के लिए लीव करने पे प्रॉब्लम नहीं होती। अटेंडेंस लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी, बेशक आप 10 मिनट बाद आ जाए, 20 मिनट बाद आ जाए, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है। Okay, so this was it for today. Thank you everyone for listening. Take care of yourselves. See you tomorrow. Allah Hafiz.